हेलो साथियों, पंकज एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का वीडियो उन साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी में लगे हुए हैं या यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं। आज के वीडियो में मैं इंग्लिश पोर्शन की क्लास लेकर के आया हूं। यह मेरा यूपी टेट पर पहला वीडियो है और इस वीडियो में मैं 2019 में पूछे गए क्वेश्चंस पर डिटेल में चर्चा करूंगा। और यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो मैं आपसे कमेंट बॉक्स में सुझाव चाहूँगा, जिससे मुझे इस टॉपिक पर और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिल सके। तो आइए 2019 में पूछे गए इंग्लिश के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये यूपी टेट का जो पेपर होता है, इसका जो तीसरा भाग होता है, ये भाषा से संबंधित होता है। तो इसमें 3 तरह की भाषाएं होती हैं, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू। तो ये ऑप्शनल होता है। जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, जिनको इंग्लिश सब्जेक्ट आती है, वो इंग्लिश के प्रश्न सॉल्व करेंगे। जो संस्कृत के हैं वो संस्कृत के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और जो उर्दू के हैं वो उर्दू के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो मैं इंग्लिश भाषा के जो क्वेश्चंस 2019 में पूछे गए थे उन पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो इसमें जो 61 नंबर पे है क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज ग्रामेटिकली करेक्ट। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, मतलब 4 सेंटेंसेस दिए हैं। इसमें यह देखना है कि ग्रामर के हिसाब से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। अब देखिए, पहला सेंटेंस दिया है ऑल दीज मैन आर जेंटल, दूसरा है ऑल दिस मेन आर जेंटल, तीसरा है ऑल दीज मेन आर जेंटल और चौथा है ऑल दीज मैन्स आर जेंटल। अब देखिए, यहां पर जरा ध्यान से समझेंगे। पहला जो दिया है ऑल दीज मैन, अब यहां पर ये जो मैन दिया हुआ है ये सिंगुलर नंबर है और इससे पहले के जो ये दिए हैं आल और दीज, ये प्लूरल नंबर है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर डिटर्मिनर ये जो है प्लूरल नंबर है तो सब नाउन भी प्लूरल नंबर होगा। तो ये तो हो गया रॉन्ग है। दूसरा देखते हैं आल दिस, अब आल के साथ दिस नहीं आता है, ये भी रॉन्ग है। तीसरा दिया आल प्लूरल नंबर, दीज ये भी प्लूरल नंबर और मेन ये भी प्लूरल नंबर और इसके साथ में जो वर्ब लगी है आर वो भी प्लूरल नंबर। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ये ग्रामर के हिसाब से करेक्ट है, मतलब थर्ड ऑप्शन ये वाला। 4 भी रॉन्ग है क्योंकि मैंस नहीं लिखा जाता है, इसका प्लूरल नंबर मेन होता है। दूसरा देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। अब इसमें क्या है कि एक प्रीपोजिशन भरना है, 4 प्रीपोजिशन दिए हुए हैं। अब देखिए लिखा है ही केम टू मी, फिर डॉट डॉट करके मिडनाइट। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, ऑन, एट, इन, अपॉन। इसमें कौन सा भरना है? तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि हमको ये पता हो कि ऑन का यूज़ कब करते हैं, एट का यूज़ कब करते हैं, इन का यूज़ कब करते हैं और अपॉन का यूज़ कब करते हैं। अब देखिए जरा ध्यान से समझें यहाँ पर, क्योंकि ये दिया है मिडनाइट। मिडनाइट ये क्या है? पार्ट्स ऑफ डे, मतलब दिन का एक हिस्सा है। अब जरा ध्यान से समझें, ये जो ऑन दिया है तो ऑन का यूज़ पार्ट्स ऑफ डे के में साथ नहीं किया जाता है। ऑन का यूज डे मतलब डे के जो नेम है, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऐसे किया जाता है। डेट से पहले किया जाता है, ऑन 15th ऑफ अगस्त, ऑन 12th ऑफ अगस्त, ऑन 1st ऑफ जनवरी, इस तरीके से किया जाता है। तो ऑन तो रॉन्ग हो गया। अब देखते हैं जो एक 4 ऑप्शन दिया है अपॉन, अपॉन भी नहीं होगा, ऑन अपॉन तो हो ही नहीं सकता। अब देखिए कंफ्यूजन रहती है एट और इन में कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि इन का यूज भी किया जाता है पार्ट्स ऑफ डे में, पार्ट्स ऑफ डे में किया जाता है और एट का यूज भी किया जाता है पार्ट्स ऑफ डे में। अब देखो इन दोनों में कंफ्यूजन है, मतलब इन मॉर्निंग भी बोलते हैं, इन द मॉर्निंग भी बोलते हैं, एट मॉर्निंग भी बोलते हैं, इन द नाइट भी बोलते हैं, एट नाइट भी बोलते हैं। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात मैं बिल्कुल क्लियर किए देता हूं। अगर इन का यूज हम करेंगे तो इनके बाद हम द जरूर लगाएंगे, द नहीं है इनका यूज नहीं होगा। मतलब मॉर्निंग लिखना है इन द मॉर्निंग, नाइट लिखना है इन द नाइट, और यहाँ पर जो वर्ड लिखा है मिडनाइट, मिडनाइट से पहले द नहीं आया है। तो द नहीं आया, इसका मतलब ये है कि इन तो नहीं होगा, यानी कि इससे पहले हम क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। एट मिडनाइट कहा जाता है, एट मिडनाइट, एट नून, एट मॉर्निंग, एट डस्क, एट डाउन। मतलब अगर इससे पहले जो पार्ट्स ऑफ डे है उससे पहले हम द लगाएंगे तो उससे पहले इन आएगा, द नहीं लगाएंगे तो एट आएगा, क्योंकि यहाँ पर
मिडनाइट से पहले द नहीं लगा हुआ है, इसलिए हम इन नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट हैव एन एडजेक्टिव क्लास। ये जो 4 सेंटेंसेस दिए हैं इसमें ये बताना है कि किसमें एडजेक्टिव क्लास नहीं है। अब जरा ध्यान समझें, वैसे क्लास थोड़ा डिटेल में स्टडी यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, वो बाद में जो टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं बिल्कुल थोड़ा आइडेंटिफिकेशन बता देता हूँ कि कहाँ पर हम पहचानेंगे कि ये एडजेक्टिव क्लास है। आप सभी लोग जानते हैं कि एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। अब क्लाज में जरा समझिए। अच्छा, क्लाज तो समझ ही रही है, सेंटेंस का एक पार्ट होता है। जो एडजेक्टिव क्लाज है ये एक ऐसी क्लाज है जो सबऑर्डिनेट क्लाज होती है, मतलब अपना अर्थ देने के लिए प्रिंसिपल क्लाज के ऊपर डिपेंड रहती है। अब यहाँ पर हमको सिर्फ ये समझना है, पहचान देखनी है कि कैसे पहचानेंगे कि ये एडजेक्टिव क्लाज है और कैसे पहचानेंगे कि ये एडजेक्टिव क्लाज नहीं है। तो ध्यान से समझे, एडजेक्टिव क्लाज की स्टार्टिंग जो होती है वो दैट से होती है, हु से होती है, मतलब जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं सभी से होती है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और, ये जो एडजेक्टिव क्लास का जो क्वेश्चन वर्ड दिया होगा उससे पहले कोई नाउन जरूर दिया होगा। अगर उससे पहले कोई नाउन है तो एडजेक्टिव क्लास है, नाउन नहीं है तो एडजेक्टिव क्लास नहीं है। हम उल्टा स्टार्ट करते हैं, 4 से देखिए। यहाँ पर लिखा है आई मेट हिम इन प्रयागराज विच। अब ये विच है, ये है। अब रिलेटिव प्रोनाउन, अब इससे पहले क्या है, प्रयागराज आया है। प्रयागराज क्या है, नाउन, तो ये क्या है, एडजेक्टिव क्लास। अब यहाँ पर देखिए दूसरे में द मैन हु इज ट्रूथफुल, हु आया हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन, और इससे पहले क्या आया हुआ है, मैन, और मैन क्या है, नाउन, तो ये भी क्या है, एडजेक्टिव क्लास। तीसरे में देखते हैं आई लव द मैन हु। अब यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हु आया है और हु से पहले क्या आया हुआ है, मैन, नाउन, तो ये क्या है, एडजेक्टिव क्लास। तो ये जब तीनों हो गए एडजेक्टिव क्लास, और ये 4th जो है ये एडजेक्टिव क्लास नहीं है, ये इसको हम बोलेंगे एडवर्ब क्लास, ये एडवर्ब क्लास है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 1। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है 1, ये एडजेक्टिव क्लास नहीं है। अगला देखते हैं फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। अब यहाँ पर ही इज जूनियर, फिर डॉट डॉट करके मे लगाए तो करेक्ट प्रीपोजिशन बनना है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान दें। जूनियर अगर लिखा है, जूनियर लिखा है, सीनियर आया है, सुपीरियर आया है, इन्फीरियर आया है, प्रायर आया है, प्रिफर आया है, प्रिफरेबल आया है, ऐसे अगर वर्ड आए हुए हैं तो इनके साथ में हम एक ही प्रीपोजिशन लगाते हैं। वो क्या लगाते हैं, टू। ध्यान रखेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे, रूल है जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, प्रिफर, प्रिफरेबल, इनके सबके बाद में टू ही लगाया जाता है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट कंजक्शन। ईदर ही इज मैड, ही फेन्स मैडनेस, तो इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन कंजक्शन भरना है। ध्यान देंगे, ईदर के साथ अगर ईदर है तो इसके साथ और लगता है, अगर नीदर है तो इसके साथ नॉर लगता है। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या लगेगा, क्योंकि पहले ईदर आया हुआ है तो यहाँ पर जो भरा जाएगा वो और भरा जाएगा, ईदर और, ये हो गया, तो ये हो गया। अगला देखते हैं, ये 66 विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज इन पैसिव वॉइस। इसमें देखना है कौन सा पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस आप सभी दिया होगा, कोई हेल्पिंग वर्ब दी होगी और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दे, सीधी सी पहचान बता रहा हूँ। अगर ये कहीं मिल जाता है स्ट्रक्चर, वही होगा हमारा पैसिव वॉइस। अब देखते हैं सम बॉयज वर हेल्पिंग, अब वर हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद क्या है, आईएनजी फॉर्म, हो ही नहीं सकता। पैसिव वॉइस में जो मेन वर्ब होती है थर्ड फॉर्म में होती है, तो ये हो गया रॉन्ग। दूसरा देखते हैं द टीचर स्कोल्डेड, स्कोल्डेड तो है लेकिन इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये भी रॉन्ग। समवन में स्टील, में है हेल्पिंग वर्ब है, स्टील वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, ये भी रॉन्ग। अब देखिए माई वॉच वाज लॉस्ट, माई वॉच वाज हेल्पिंग वर्ब भी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, तो ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 67 है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अब यहाँ पर जो वर्ड सेंटेंस लिखा है डू इट, लिखा है डू इट,
अब इसको पैसिव वॉइस में बनाना है, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस। और इस तरह का जो सेंटेंस होता है उसका एक फार्मूला है, फार्मूला अपनाएंगे, लेट, ये वाला स्ट्रक्चर जहां पर मिल जाए समझ लीजिए। तो देखिए इसमें फोर्थ वाला ऑप्शन लेट है, इसके बाद ऑब्जेक्ट इट है, फिर बी है, फिर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन। तो ये 4 वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब देखते हैं 68 नंबर पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो अक्सर लोग इसमें घूमते रहते हैं, अक्सर लोगों का गलत होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्लूरल। अब इसमें ये देखना है इसमें प्लूरल नंबर में कौन है, बहुत टफ वर्ड दिए गए यहाँ पर, जरा ध्यान से देखेंगे। पहले लिखा है एनालिसिस, एनालिसिस लिखा है, तो एनालिसिस जो है ये है सिंगुलर। एनालिसिस का जो प्लूरल होता है एनालिसिस होता है, जिसकी स्पेलिंग क्या होती है देखते हैं, ANALYSES, ये एनालिसिस है इसका प्लूरल, और इसका सिंगुलर क्या है, एनालिसिस जो दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्राइसिस, क्राइसिस मतलब होता है संकट, ये भी सिंगुलर नंबर है, इसका जो प्लूरल होता है वो होता है क्राइसिस, स्पेलिंग क्या होती है, CRISES, क्राइसिस, ये इसका प्लूरल है। अब थर्ड नंबर पे दिया है इंडेक्स, इंडेक्स मतलब सूची, तो इंडेक्स भी सिंगुलर नंबर है, इसका जो प्लूरल होता है वो इंडिसीज होता है, कैसे, INDICES, ये इसका प्लूरल है इंडिसीज। अब ये जो 4 नंबर पे दिया है क्राइटेरिया, यही करेक्ट है, ये प्लूरल में, क्राइटेरिया कसौटी मापदंड बोलते हैं, ये है प्लूरल में, और इसका जो सिंगुलर होता है क्राइटेरियन। तो क्राइटेरिया का जो सिंगुलर होता है क्राइटेरियन, जिसकी स्पेलिंग क्या होती है, CRITERION, क्राइटेरियन, ये इसका होता है सिंगुलर, और क्राइटेरिया क्या है, प्लूरल, जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्राइटेरिया। नेक्स्ट देखते हैं 69 पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज इन प्लूरल। इसमें 4 नाउन्स दिए और फिर देखना इसमें प्लूरल नंबर में कौन है। तो ये जो दिया है इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स ये है सिंगुलर, लेकिन इसमें एस लगता है, इलेक्ट्रॉनिक्स बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक गलत, इलेक्ट्रॉनिक्स। न्यूज सिंगुलर है लेकिन बोला न्यूज जाता है। फोर्थ पे दिया है बिलियर्ड्स, खेल का नाम है सिंगुलर लेकिन बोला जाता है बिलियर्ड्स। अब यहां पर जो दिया है माइस, ये है प्लूरल, माइस जो दिया है ये प्लूरल है, इसका जो सिंगुलर होता है माउस, मतलब चूहा, और इसका प्लूरल क्या है, माइस। आगे बढ़ते हैं, अब ये दिया है 70 नंबर पे दिया है, ही वॉज एन ऑर्फन एंड लिव्ड विद हिज अंकल। इन द एबव गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द वर्ड ऑर्फन। ये जो वर्ड ऑर्फन लिखा हुआ है तो इसका जेंडर बताना है। अब जरा ध्यान समझिए, ये भी अक्सर लोग गलत कर देते हैं, यहाँ पर ही के अकॉर्डिंग लगा देते हैं। जेंडर जैसे इसमें 4 दिया, कॉमन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर सभी लोग जानते हैं, उदासीन जो होता है। मैस्कुलिन जो पुरुष को आइडेंटिफाई करे, मैस्कुलिन जेंडर। फेमिनिन जो स्त्री महिला को आइडेंटिफाई करे, फेमिनिन जेंडर। कॉमन जेंडर जो सबको, उसमें महिला भी शामिल हो, उसमें पुरुष भी शामिल हो, क्लियर करना मुश्किल हो पाए कि पुरुष है महिला है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, कॉमन जेंडर होता है। तो यहाँ पे ऑर्फन जो अनाथ बोलते हैं, तो लड़की भी अगर है तो उसको भी ऑर्फन ही बोलेंगे, और लड़का है तो उसको भी ऑर्फन ही बोलेंगे। तो जब मतलब ये दोनों इसमें शामिल है, तो यहां पर ऑर्फन क्या है, कॉमन जेंडर है। अब जैसे टीचर है, तो टीचर, लड़की अगर कोई टीचर है तो उसको भी टीचर बोलेंगे, लड़का कोई भी टीचर है तो उसको भी टीचर बोलेंगे। जैसे स्टूडेंट है तो कोई लड़की है तो उसको भी स्टूडेंट बोलेंगे, लड़का है उसको भी स्टूडेंट बोलेंगे। तो इस तरह का जो जेंडर होता है उसको कॉमन जेंडर कहते हैं। तो यहां पर जो ऑर्फन है वो क्या है, कॉमन जेंडर है। करेक्ट ऑप्शन इसमें है कॉमन जेंडर। नेक्स्ट 71 देखिए, पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे पहचानेंगे, तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है तो उसमें हैड हेल्पिंग वर्ब लगी होती है और वर्ब की
थर्ड फॉर्म, ये तो इसकी पहचान है। अब सेंटेंस देख लीजिए, किसमें हैड लगा है, किसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। ये देखिए हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, आई हैड रिटन माई लेटर बिफोर ही अराइव्ड। ये नेक्स्ट 72 पे फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। अब देखिए नील आर्मस्ट्रांग वाज फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन मून। ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर क्वेश्चन इस पे आता है। इसमें जो वर्ड लिखा है फर्स्ट, इस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन सबको बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर एडजेक्टिव हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर ऑर्डिनल एडजेक्टिव है तो इससे पहले द जरूर लगेगा। यहां पर द फिल किया जाएगा, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, ऐसे। अब ये जो मून यूनिक थिंग, जितनी भी यूनिक थिंग होती सभी के साथ द जरूर हम लगाते हैं। सन, मून, अर्थ, स्टार, वर्ल्ड, यूनिवर्स, इन सब के साथ में हम द जरूर लगाते हैं। तो आप करेक्ट ऑप्शन समझ गए होंगे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द टीचर हैज बीन टीचिंग फॉर। अब यहां पर फॉर के बाद ये वर्ड दिए हैं टू एंड A3, कोई फिल करना है। जरा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा देखिए, लिखा है आवर, यानी कि सिंगुलर नंबर। भाई 2 घंटे होते तो आवर्स लिखा होता, 3 घंटे होते तो आवर्स लिखा होता, यानी कि यहां पर 1 घंटा है, सिंगुलर नंबर है। अब जरा देखो, तो सिंगुलर नंबर यहां पर 2 आर्टिकल दिए हैं, एन और ए, यानी कि ये तो कन्फर्म हो गया, तो हमको ए लगाना है या तो फिर एन लगाना है। अब जरा देखते हैं, ये जो आवर लिखा है यहां पर एच साइलेंट है, हावर नहीं बोलेंगे इसको, हम क्या बोलेंगे, आवर, आवर बोलेंगे इसको। और कोई भी ऐसा वर्ड जिसका प्रोनाउंसिएशन किसी बाबिल की तरह होता है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो यहां पर क्या भरा जाएगा, फॉर एन आवर। तो करेक्ट ऑप्शन इज एन, एन आवर। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहां पर दिया है 74 पे दिया है, एट द राइट सफिक्स टू प्लूराइज द वर्ड। अब देखिए ऑक्स, अब ये तो सभी को कॉमन चीज है, ऑक्स। जब हम ऑक्स का प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा ऑक्सन, तो सफिक्स कौन सा लगेगा, EN, ऑक्सन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 75, चेंज द वर्ड ग्रो इनटू अ नाउन बाय एडिंग वन ऑफ द सफिक्सेस गिवन बिलो। सफिक्स मतलब जो वर्ड के बाद में लगाए जाते हैं, मूल जो वर्ड होता है रूट उसके बाद में लगाए जाते हैं। अब ग्रो यहां पर लिखा है, तो ग्रो एक वर्ब है, ग्रो एक वर्ब है, इसको नाउन बनाना है। अगर हम इसमें एस लगा देंगे तो ये हो जाएगा ग्रोज, तो ये वर्ब की 5th फॉर्म बन जाएगी, नहीं हो सकता। अगर हम ING लगा देंगे तो हो जाएगा ग्रोविंग, तो ये हो गई वर्ब की ING फॉर्म, फिर भी वर्ब ही रहेगी। अगर हम N लगा दें तो ग्रोन ये वर्ब की 3rd फॉर्म हो गई, यानी कि अब क्या बचा, सेकेंड ऑप्शन TH। अगर हम TH लगा देंगे तो ये हो गया ग्रोथ, और ग्रोथ मतलब वृद्धि, तो यही क्या है, मतलब नाउन है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ग्रोथ। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सेकेंड। फिर आगे देखते हैं 76, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब ऑफ फेमिनिन जेंडर नाउन। मतलब ये 4 सेंटेंसेस दिए हैं, तो इनका जो सब्जेक्ट दिया है, ये पूछा जा रहा है कि इसमें किस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, फेमिनिन जेंडर है, मतलब कैसा नाउन है, फेमिनिन जेंडर नाउन है। अब जरा ध्यान से देखिए, पहला दिया ऑल द यंग मेन, मेन है, ऑल द यंग मेन पुरुष है, फेमिनिन नहीं है, मैस्कुलिन है। ऑल द मेल मेंबर्स, मेल मतलब पुरुष ही है। ऑल द फीमेल मेंबर्स, बस यही तो करेक्ट। थर्ड इज करेक्ट, ऑल द फीमेल, क्योंकि फीमेल क्या है, ये फेमिनिन जेंडर है। और
फोर में दिया ऑल द ओल्ड मैन, इसमें भी मैन दिया है, तो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। फिर देखते हैं द मेथड ऑफ टीचिंग इन विच द टीचर ट्राइज टू establish a link between the foreign language word and the object without the interference of learner's mother tongue is called। इसमें यह पूछा जा रहा है कि जो शिक्षण की एक विधा है, मेथड है, जिसमें जो अध्यापक है वो जो बच्चा है उसकी मातृभाषा का कोई इंटरफेयर उसमें नहीं चाहता है, बिना उसके इंटरफेयर मतलब मातृभाषा में उसमें कुछ ना समझा है, वो सिर्फ विदेशी भाषा के रूप में लिंक स्थापित करे और जिसमें मातृभाषा का कोई इंटरफेयर ना हो। तो इस तरह की जो विधि होती है उसको हम क्या बोलते हैं। अब इस चीज़ को ध्यान से समझिए, जो लोग डीएलएड किए हैं, बीटीसी किए हैं, बीएड किए हैं, तो जब उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज की टीचिंग पढ़ी होगी तो उसमें ये चारों मेथड बताए गए। इसको जरा हम एक बार फिर से बता देते हैं, ध्यान से देखिए। ये जो वर्ड दिया है बाइलिंगुअल मेथड, तो देखते हैं ये बाइलिंगुअल मेथड क्या है। बाइलिंगुअल मेथड क्या है? बाइलिंगुअल मेथड एक ऐसी टीचिंग है जिसमें जो टीचर है वो अगर कोई फॉरेन लैंग्वेज या कोई टारगेट लैंग्वेज पढ़ा रहा है, टारगेट मतलब उसको हिंदी पढ़ानी है या जो भी पढ़ाना है, मान लीजिए इंग्लिश पढ़ा रहा है तो इंग्लिश वो पढ़ाएगा। जहां पे कठिन वर्ड्स हैं उनको वो बच्चे की मदर टंग में एक्सप्लेन करेगा, उसकी मातृभाषा में वो बताएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे यहाँ पर, वो वर्ड टू वर्ड नहीं बताएगा, जो डिफिकल्ट वर्ड है उनको वह मातृभाषा में एक्सप्लेन करेगा। तो इस तरह का जो मेथड होता है वो होता है बाइलिंगुअल मेथड। दूसरा है द स्ट्रक्चरल मेथड। अब देखिए ये स्ट्रक्चरल मेथड क्या है? स्ट्रक्चरल मेथड हम ऐसे कह सकते हैं द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। भाषा की जो साइंटिफिक स्टडी है, मतलब फंडामेंटल स्टडी है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर है। तो जो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है उसको लेकर के वो टीचिंग करेगा। मतलब जैसे सेंटेंस है तो उसमें क्या मान लीजिए पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इस तरह से स्ट्रक्चर से जो पढ़ाई टीचिंग कर रहा है तो वो स्ट्रक्चरल मेथड है। अब है द डायरेक्ट मेथड। अब द डायरेक्ट मेथड देखिए क्या है। मान लीजिए मुझे इंग्लिश पढ़ानी है, कोई टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा है तो टीचर इंग्लिश हर बात इंग्लिश में ही करेगा, इंग्लिश टू इंग्लिश बोलता जाएगा, उसमें मदर टंग का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। उसमें जैसे हमारी मातृभाषा, बच्चे की मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी में कुछ नहीं बताएगा, वो सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेन करेगा, सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश। तो इस तरह की जो होती है वो डायरेक्ट मेथड है। और जो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, अब इसमें देखिए क्या है, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा है तो सेंटेंस को इंग्लिश में पढ़ाएगा, फिर सेंटेंस को मदर टंग में ट्रांसलेट करेगा, हर एक वर्ड की मीनिंग मदर टंग में बताएगा, मतलब वर्ड टू वर्ड मीनिंग बताएगा मदर टंग में। तो ये इस तरह के 4 मेथड्स हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ये मेथड कौन सा, ये है डायरेक्ट मेथड। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डायरेक्ट मेथड। जी, मतलब वो लिंक स्थापित कर रहा है फॉरेन वर्ड, फॉरेन लैंग्वेज की, लेकिन मातृभाषा में कोई इंटरफेयर नहीं चाहता है कि कोई मातृभाषा में उसमें इंटरफेयर करे। तो ये क्या है? द डायरेक्ट मेथड। आगे बढ़ते हैं 78 देखिए, इफ यू आर टेस्टिंग योर स्टूडेंट कॉम्प्रिहेंशन ऑफ रिटन इंग्लिश, यू आर टेस्टिंग देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे हैव जस्ट। मतलब ये कि इफ यू आर टेस्टिंग योर स्टूडेंट कॉम्प्रिहेंशन ऑफ रिटन इंग्लिश, तो आप उनके कॉम्प्रिहेंशन स्किल की जांच करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? लिसन टू, रीड, रिटन, स्पोकन। कॉम्प्रिहेंशन में तो कोई पैसेज दिया है और पैसेज को बच्चा पढ़ रहा है, फिर उसके आधारित तो क्वेश्चंस कर रहा है, क्या करा है? तो पहले उसके अंदर एक स्किल होगी, कौन सी? रीडिंग स्किल। हम उसके रीडिंग स्किल की जांच कर रहे हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? रीड। रीड होगा करेक्ट ऑप्शन। फिर चूज द करेक्ट सेंटेंस। 4 सेंटेंसेस दिए, इसमें करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। अब देखिए, मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, सब में एक ही कॉमन वर्ब है, लिसन 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 लिसन। हमेशा ध्यान रखेंगे, लिसन के बाद एक ही प्रीपोजिशन आता है, वो आता है टू। लिसन टू, लिसन टू मी, लिसन टू हिम। तो जहां लिसन के बाद टू लगा हो वही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इज प्लीज लिसन टू योर टीचर। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अगला है टी, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंसेस। मतलब ये 4 सेंटेंसेस दिए हैं, 4 नहीं दिए, इसमें 2 ही दिए हैं, अभी बता रहे हैं इसमें कौन सा करेक्ट है। अब जरा ध्यान से देखिए, मतलब सेंटेंस वो 2 ही दिए, 2 ही पूछ रहा है। आई एम नॉट बिलीविंग हिम,
आई डोंट बिलीव, ये दो सेंटेंस है। फिर क्या पूछ रहा है कि बोथ ऑफ द अबव, मतलब उपरोक्त दोनों, मतलब दोनों सेंटेंस सही हैं। नन ऑफ द अबव, कोई भी नहीं सही। तो इसमें ध्यान देंगे, मतलब पूछ दो ही रहा है, ये दो पूछ रहा है, इन दोनों में से कौन सा सही है, और फिर पूछ रहा है कि दोनों सही है या दोनों में से कोई भी नहीं सही। ऐसे वो क्वेश्चन कर रहा है। अगर आप ये समझेंगे कि ये भी सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस है, ये भी, अरे ये सेंटेंस कहाँ है, बोथ ऑफ द अबव नन ऑफ द, ये सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस का एक पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ है। सेंटेंस हम किसको बोलेंगे, जिनमें फुल स्टॉप लगा होता है। किसमें लगा है, इसमें लगा, ये सेंटेंस हुआ। आई डोंट बिलीव हिम, ये सेंटेंस है क्योंकि इसमें फुल स्टॉप लगा है। इनमें फुल स्टॉप नहीं लगा है, यानी कि ये दो सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस यहाँ पर सिर्फ दो ही दिए हैं। और पूछ रहा है बोथ ऑफ द अबव, मतलब दोनों सही हैं, नन ऑफ द अबव, मतलब कोई भी नहीं सही है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे आप गलत कर देंगे, आप लगा देंगे नन ऑफ द अबव, कहेंगे कि ये तो स्ट्रक्चर सही है, लेकिन वो सिर्फ सेंटेंस की बात कर रहा है, और सेंटेंस यहाँ पर दो ही दिए। तो यहाँ पर सेंटेंस कौन सा सही है, ये वाला, आई डोंट बिलीव। बिलीविंग नहीं लिखा जाता है, बिलीव इंडेफिनिट, मतलब आईएनजी फॉर्म नहीं लगाई जाती, ये इंडेफिनिट में यूज किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, आई डोंट बिलीव हिम, ये वाला सही है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसमें ये कहा जा रहा है कि इतने ये इंटरजेक्शन दिए हैं, कंजक्शन दिए हैं सॉरी, तो इसमें कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और एक होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो यहाँ पर बट भी कोऑर्डिनेटिंग है, एंड भी कोऑर्डिनेटिंग है, फॉर भी कोऑर्डिनेटिंग है। ये जो इफ है, ये इफ क्या है, सबऑर्डिनेटिंग। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इफ, ये वाला सही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। आज इसमें देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। ही थर्स्ट डॉट डॉट नॉलेज लेफ्ट हिम नो लेजर एनीथिंग एल्स। अब यहाँ पर ध्यान देना है, थर्स्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि थर्स्ट के साथ हम हमेशा फॉर लगाते हैं। थर्स्ट फॉर समथिंग, मतलब थर्स्ट के साथ फॉर लगाते हैं। और फिर एक नाउन दे लेजर, तो लेजर के साथ भी हम फॉर लगाते हैं। बस अब समझिए आ गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ये फॉर। ही थर्स्ट फॉर नॉलेज लेफ्ट हिम नो लेजर फॉर एनीथिंग एल्स। नेक्स्ट देखते हैं, द वर्ड फास्ट इन द सेंटेंस, ही इज द फास्ट राइटर। सेंटेंस दिया है, ही इज द फास्ट राइटर। इसमें जो वर्ड फास्ट है इसके बारे में पूछा जा रहा है। ये वर्ड एडवर्ब है, नाउन है, कंजक्शन है या एडजेक्टिव है। अब जरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझिए। ये राइटर नाउन है और इससे पहले फास्ट आया है। फास्ट राइटर को क्वालिफाई कर रहा है, राइटर नाउन है, तो ऐसे वर्ड जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव। तो यहां पर फास्ट क्या है, एन एडजेक्टिव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल सेंटेंस। 4 सेंटेंसेस दिए हैं, इसमें पूछा जा रहा है सिंपल सेंटेंस कौन सा नहीं। तो जरा देखिए, शी रीड्स व्हाट शी लाइक्स, शी डज नॉट नो गुड मैनर्स, आई हैव अ वेरी कॉस्टली बुक इन माई हाउस, ही इज अ मैन ऑफ ग्रेट नॉलेज। यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। अभी देखिए ये व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, कंपाउंड सेंटेंस बनता है। सिंपल सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होते हैं। तो बस यही सेंटेंस क्या है, सिंपल नहीं है, बाकी ये तीनों क्या है, सिंपल। नेक्स्ट, द सेंटेंस ही विल बी प्लेइंग द पियानो इन द करेक्ट डे आफ्टर टुमारो इज इन। ये सेंटेंस दिया है, बता, इसमें टेंस बताना है। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब पहचानना है, पहचानिए, पीछे से चलते हैं। जैसे ये लिखा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन से वर्ब लगाए जाते हैं, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ऐसा कुछ नहीं है। फ्यूचर इंडेफिनिट में कौन सी वर्ब लगाई जाती है, विल या शैल, उसमें विल भी लगा है, शैल भी लगा है, ये भी नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब या तो डू लगता है, डज लगता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस लगाता है, ऐसा भी नहीं। विल लगा हुआ है और विल भी है, तो विल भी शैल भी फ्यूचर कंटिन्यूअस में लगाया जाता है, उसी को बोलते हैं फ्यूचर इम्परफेक्ट। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है 1, फ्यूचर इम्परफेक्ट। नेक्स्ट, अभी एक पैसेज दिया है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर 86 एंड 87 गिवन बिलो।
Each question is followed by 4 answers, only one of which is correct. You have to choose that correct answer. कंप्रीहेंशन इसके लिए यहाँ पे बतानी, पैसेज पढ़िए, क्वेश्चन दे, आंसर दीजिए। देखो, टू फॉरगिव एन इंजरी इज ऑफन कंसिडर्ड टू बी अ साइन ऑफ वीकनेस, इट इज रियली अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, इट इज रियली टू अलाउ वन सेल्फ टू बी कैरीड अवे बाई resentment and hate into an act of vengeance. But it takes a strong character to restrain those natural passions. The man who forgives an injury proves himself to be superior of the man who wronged him and puts the wrongdoer to shame. Forgiveness may even turn a foe into a friend. So mercy is the noblest form of revenge. Question क्या दिया है? The word strength is a abstract noun, material noun, common noun, collective noun. यहां पर यह बताना है जो वर्ड स्ट्रेंथ है ये कौन सा नाउन है। एक वर्ड होता है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग तो स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, उसमें टीएच लगा दिया, स्ट्रेंथ हो गया। स्ट्रेंथ कलेक्टिव नहीं है, कॉमन भी नहीं, मटेरियल भी नहीं। भाई कलेक्टिव में क्या है, जिसमें सामूहिक रूप से होते हैं, टीम है, ऐसे कुछ है नहीं। कॉमन नाउन कॉमन भी नहीं है, जैसे चेयर है, टेबल है, बुक है, ये सब कॉमन नाउन होते हैं, कॉमन भी नहीं। मटेरियल, मटेरियल मतलब कोई पदार्थ, तो स्ट्रेंथ पदार्थ नहीं है, ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्ट्रेंथ क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर 87, वन हु डज नॉट टेक रिवेंज इज, मतलब ऐसा व्यक्ति जो बदला नहीं लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फुलिश मैन, स्ट्रॉन्ग मैन, वीक मैन, अ फूल। अकॉर्डिंग टू द पैसेज तो उसको हम क्या बोलेंगे, आई स्ट्रॉन्ग मैन, जो बदला नहीं लेता है, स्ट्रॉन्ग मैन। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन सेट बिलो क्वेश्चन नंबर 88 एंड 89। एक स्टैंजा दिया है और इस पे आधारित 2 क्वेश्चंस दिए हैं, देखते हैं। सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज बिसाइड द स्प्रिंग डब, a maid whom there were none to praise and very few to love, a violet by mossy stone half hidden from thy fair as star when only one is shining in the sky। अब क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अनट्रोडन। अनट्रोडन की मीनिंग बतानी है, जरा देखते हैं आप। ये जो लिखा है, सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, ड्वेल्ट मतलब निवास करना होता है, अनट्रोडन, अनट्रोडन मतलब जिसका कोई रास्ता ना हो, पथलेस, कोई रास्ता नहीं। अब यहां पर देखिए, हिडन छिपा हुआ, एक्सप्लोर्ड मतलब प्रकट, एक्सप्लिसिट मतलब प्रकट, अनएक्सप्लोर्ड, तो ये अनट्रोडन का मतलब होता है अनएक्सप्लोर्ड, रूटलेस, जैसे कोई रास्ता नहीं होता। ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द सेकेंड स्टैंजा। तो सेकेंड स्टैंजा कौन सा है, ये सेकेंड स्टैंजा है। पढ़िए एक बार फिर से, देखिए कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। अ वायलेट बाय मोसी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम दाई फेयर एज स्टार व्हेन ओनली वन इज शाइनिंग इन द स्काई। अब देखिए ऑप्शन इसमें दिए, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन को बोलते हैं अनुप्रास, हिंदी में अनुप्रास अलंकार, मतलब जहां पर लेटर वर्ड का रिपीटेशन होता है, एक वर्ड एक लेटर कई बार आता है, एलिट्रेशन होता है, ऐसा नहीं। पन, ये जो पन है इसको बोलते हैं यमक अलंकार हिंदी में। पन, एक वर्ड एक से अधिक बार आए, एक किसी वर्ड का रिपीटेशन हो लेकिन दोनों स्थानों पे उनकी मीनिंग अलग अलग हो, ऐसा यहाँ कुछ नहीं, कोई वर्ड नहीं रिपीट हुआ, ये भी नहीं। मेटाफर और शिमली, मेटाफर में 2 वर्ड में कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन एज लाइक सो ऐसा कुछ नहीं लगाया जाता है, यहां पर एज लगा हुआ है। फेयर एज स्टार, फेयर एज स्टार मतलब वो ऐसी फेयर है, ऐसा फेयर है जैसे कि स्टार चमकता है, स्टार फेयर है। शिमली, शिमली है यहाँ पर, करेक्ट ऑप्शन क्या है, शिमली। शिमली में एज सो लाइक ऐसे कंपैरिजन वर्ड लगाए जाते हैं, तो इस लाइन में फेयर एज स्टार, शिमली। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज आर करेक्ट। 3 सेंटेंस दिए हैं, कौन सा करेक्ट। एक दिया है देयर इज फ्यू होप ऑफ हिज रिकवरी, दूसरा है ही शोड फ्यू कंसर्न फॉर हिज नेफ्यू, तीसरा दिया ही शोड लिटिल मर्सी टू द वैनिक्विस्ट।
अब जरा ध्यान से देखिए, होप से पहले फ्यू लगा है। होप क्या है? आशा। फ्यू क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है? ये यूज किया जाता है किसके लिए? फॉर नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के लिए। फ्यू कुछ, जिसको हम गिन सकें, एक दो, कुछ कुछ, फ्यू। होप को गिना नहीं जा सकता, ये रॉन्ग। ही शोड फ्यू कंसर्न, कंसर्न में तो चिंताएं, चिंता गिन नहीं सकते, ये भी रॉन्ग। मर्सी दया, दया को हम गिन नहीं सकते, कितनी दया है, थोड़ी दया है, ज्यादा दया है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, और लिटिल भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें? ओनली सी ही करेक्ट है। तो ये 2019 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने बताया, डिटेल इस पे चर्चा की। और अगर वीडियो में आप लोगों की समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कहीं पे कोई दिक्कत है, कुछ मुझसे चूक हुई है, या आप लोगों की समझ में नहीं आया है, या आप जिस तरीके से चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर सजेस्ट करें, मैं उस पर ध्यान दूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आगे भी इस टॉपिक पर वीडियो अपलोड करता रहूं। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।